नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जिस विज्ञापन का सभी को इंतज़ार था वो आखिर आ ही गया है। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल के आज 14 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन आ गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका विज्ञापन निकाला है। ये जो भर्ती है ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ट्रांसफ़र की है लोक सेवा आयोग को, और लोक सेवा आयोग ने अपने स्तर से इसका विज्ञापन आज जारी कर दिया है। तो सारी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं, तो बने रहें पूरी वीडियो में ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें से पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो, और पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो विज्ञापन आज यानी कि 14 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 4 नवंबर 2022 तक रहेगी, और रात 12 बजे तक इसको भर सकते हैं। लेकिन अंतिम तिथि का आप वेट न करें, आप इसको अभी से भरना स्टार्ट कर दें। तो इसमें धीरे धीरे हम देखेंगे सारी चीज़ों को कि क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें नई संशोधित कर दी गई हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने क्या किया था और लोक सेवा आयोग ने क्या कर दिया है, वो सारी जानकारी हम देंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ स्किप न करें। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी और लेखपाल चयन परीक्षा 2022 के अंतर्गत 563 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये नई चीज़ निकल के आ रही है, पहले ये था नहीं ऐसा। ये पहले की भर्तियों में होता था, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसको राज्य स्तर पे कर दिया था। अब ये फिर से नई चीज़ निकल के आ रही है कि आपको एक ही जनपद के सापेक्ष, एक जनपद में जितने रिक्त पदों पे विज्ञप्ति निकली है उसी के ही सापेक्ष आप फॉर्म भरोगे। और अगर आप 2 जनपद से भरने की कोशिश करते हैं तो आपके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये नई चीज़ है, इसका ध्यान दीजिएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 4 नवंबर 2022 तक विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में प्रसंगत पद की सेवा नियमावली में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदित जिले में ही सम्मिलित होना होगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट जो जानकारी आ रही है। अब सारे महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम बात करेंगे। अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। ऊर्ध्वाधर आरक्षण का मतलब है ST, SC, OBC, EWS, तो ये सारे ऊर्ध्वाधर हो गए, और क्षैतिज हो गए महिला, भूतपूर्व सैनिक, DFF, ये सारे हो गए क्षैतिज आरक्षण। तो इनका अंकन स्वयं करना होगा। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में जो रिट है उसके अनुसार उसका जो आवेदन होगा उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि बाद में दावा नहीं कर सकते हैं आरक्षण का। एक बार आपने जो फॉर्म में भर लिया है वही मान्य होगा। तो अगर पूरा पढ़ना है तो आप देख लीजिएगा। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में रिट याचिका ये नैनीताल द्वारा पारित आदेश ये द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए। तो आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप उसको अटैच करोगे। आपको लगेगा कि वेरिफिकेशन में अगर हम आरक्षण दिखा के हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरिट पहले ही लग जाएगी, यानी कि आपके जो रिजल्ट है, जो आपका नाम जो मेरिट में है वो पहले ही आ जाएगा और वेरिफिकेशन बाद में होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि यह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 4 नवंबर 22 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ या मान्य अर्हताएँ अवश्य धारित करते हो। तो इस 2 नंबर पॉइंट का यही मतलब है कि जो चीज़ें मांगी गई हैं, जो शैक्षिक अर्हताएँ मांगी गई हैं, वो आपके पास 4 नवंबर 2022 से पहले की होनी चाहिए। यानी कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। अगर कोई BA फाइनल ईयर कर रहा है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसे आपका अंक पत्र हैं तो वो निर्गत करने की जो उसमें तिथि पड़ी है वो 4 नवंबर तक या उससे पहले की होनी चाहिए। तो ये लगभग सभी को जानकारी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि अपेयरिंग के लिए ये नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही भरें। किसी स्थिति में पूर्ण आवेदन
पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये वैसे भी जब आप आवेदन कर रहे होंगे, अगर आपने कोई मैंडेटरी अगर ऑप्शन छोड़ दिया है तो वैसे भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो विज्ञप्ति को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। चौथा नंबर है, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। तो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना लगाएं। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो आपको 5 सालों के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। जब आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा उसके बाद भी आप एडमिट कार्ड पे कुछ लिख के नहीं ले जाओगे, नहीं तो वो भी एक अनुचित साधन माना जाएगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों, पदनाम, अर्हता, आरक्षण, इससे संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी, आय, परीक्षा केंद्र एवं आवेदित जिला इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फॉर्म निकालते थे तो कुछ टाइम बाद वो उसमें ऑप्शन देते थे संशोधित करने का, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए विज्ञप्ति को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आराम से अपना फॉर्म भरना, लेकिन संशोधित नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार से संशोधन करने के लिए अनुरोध भी स्वीकार नहीं होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा। 6वां नंबर है, अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट 1, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 2, आरक्षण संबंधित दावे के लिए परिशिष्ट 3 तथा न्यूनतम अंक हेतु परिशिष्ट 4 का अवलोकन करें। ये सारे परिशिष्ट आपको फॉर्म के लास्ट में दिए हैं, नीचे इसी विज्ञप्ति के लास्ट में दिए हैं, तो आप उनका अवलोकन करें, उनको कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 7 देख लीजिएगा। आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंट आउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो जब आप फॉर्म भरें, फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखें। प्रिंट आउट को आयोग को भेजने की पहले ज़रूरत नहीं है। जब आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाओगे तब आपसे ये सारी चीज़ें मंगाई जाएगी, तो उस टाइम पे रख सकते हैं। और बाद के पत्राचारों के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन आपको जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पे इन सब चीज़ों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 8, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। ये तो सारे लोग बताते हैं कि आप अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। पॉइंट नंबर 9 है, प्रश्नगत परीक्षा हेतु न्यूनतम अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी, उप श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अहरकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट के आधार पर प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। तो आप इसके लिए भी अंकों के लिए भी परिशिष्ट 4 का अवलोकन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा हेतु व परीक्षा की तिथि की सूचना यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। तो psc.uk.gov.in पे आपको सारी सूचनाएं अपडेटेड कर दी जाएगी, तो आप इनकी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करते रहें। 11 नंबर है, लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में दिए गए दावे से संबंधित अभिलेखों यथा शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे से संबंधित अभिलेखों, शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। नंबर 12 है, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। तो क्योंकि ये पटवारी और लेखपाल का है, तो जो भी लिखित परीक्षा में सफल होगा उसके बाद उससे उसका फिजिकल किया जाएगा। 13 नंबर का पॉइंट है, अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। तो फिर से ये पॉइंट दोबारा आया हुआ है, तो इसको फिर से दोबारा देख लीजिएगा कि अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही आवेदन करेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक जनपद है तो आवेदन करेगा तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है इसमें,
प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संगत सेवा नियमावली के अनुपालन में विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रवाही नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो जैसे कि पटवारी के बारे में आपको पता ही है कि इसकी जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है वो स्वयं के खर्चे पे करनी होती है। अब चलिएगा कि कहाँ कितने पद हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। रिक्तियों का विवरण। राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या रहेगी 563, जिसमें से पटवारी 391 हैं, लेखपाल के हैं 172 पद घटबढ़ भी सकते हैं। विज्ञापन में उल्लेखित जनपदों में से किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करेगा। तो ये तीसरी बार दे दिया है कि जिस जनपद में आप भर रहे हो उसमें जितनी रिक्तियाँ हैं उसी के सापेक्ष आप आवेदन कर पाओगे। रिक्तियों का जनपदवार विवरण एवं ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति निम्नवत है। तो चलिए सबसे पहले हम पटवारी की बात करेंगे। पटवारी के 391 पद हैं, टोटल 391 पद हैं। और हम बात करेंगे अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में 50 पद हैं। और देखिएगा इसमें आरक्षण लगा हुआ है। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रिजर्वेशन है, जिसमें अनुसूचित जाति 6, अनुसूचित जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 6, आर्थिक रूप से कमजोर 6। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिसका भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना है वो जल्दी बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अधिकतर लोगों के एक्सपायर हो चुके होंगे ये, और इस टाइम क्योंकि फॉर्म पेपर का लीक होना ये सारी में तो लड़के उतने एक्टिव नहीं है इस टाइम, तो इसको भर लीजिएगा, आपको इसमें हो सकता है कि मदद मिल सके। इसके बाद आता है क्षैतिज आरक्षण। ये जो आरक्षण हैं इसी का ये क्षैतिज आरक्षण है। क्योंकि इसमें अलग अलग दिखाया गया है इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो ये मेन आरक्षण है इसी मेन आरक्षण का ये क्षैतिज आरक्षण है। हालांकि इससे हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अगर 6 पद अनुसूचित जनजाति के हैं तो इसमें से महिला कितनी है, या इसमें से कोई DFF है कि नहीं है, या पूर्व सैनिक है कि नहीं है, या ये सारे जनरल के ही पद हैं। तो ये स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल DFF के 0 पद हैं, पूर्व सैनिक का 1 पद है, दिव्यांग का 0 पद है, अनाथ का 1 पद है और महिला के 12 पद हैं। ये हमें ओवरऑल तो पता चल गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये पद किस वर्टिकल रिजर्वेशन का होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें कि ये किसका हो सकता है। अगर ये सारे अनारक्षित के हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सारे अनारक्षित के हों, क्योंकि पहले इस टाइप से बनता था जिसमें कि ऊर्ध्वाधर का यहाँ आरक्षण बनता था और हॉरिजेंटल का यहाँ आरक्षण बनता था। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल दे रखा है। इसी तरीके से जिला बागेश्वर की बात करें तो कुल 18 पद हैं, उसमें से भी 5 पद महिलाओं के हैं। और अब ये 5 पद जो महिलाओं के हैं ये कौन से रिजर्वेशन के हैं, जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें से किसके ये 5 पद हैं महिलाओं? क्या ये सारे के सारे अनारक्षित हैं, या फिर इसमें से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं भी हैं? तो ये थोड़ा क्लियर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आएगा शायद उस टाइम पे ये क्लियर हो पाएगा। इसी तरीके से चमोली में 26 पद आ रहे हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि अब ये सेम चीज़ें ही सारे में हैं, तो इसमें 26 पद हैं। चंपावत में देखोगे तो 26 पद, देहरादून में 9 पद, नैनीताल में 27 पद। टोटल पद ही मैं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। पौड़ी में काफ़ी पद हैं, 79 पद है, और जिला पिथौरागढ़ में 38 है, रुद्रप्रयाग में 13 पद हैं, टिहरी गढ़वाल में 45 पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं यहाँ पे भी। उत्तरकाशी में 60 पद हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो इस प्रकार से ये पटवारी का था, और पटवारी की जो अब एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इसमें लिखा है शासनादेश संख्या इतने दिनांक 30 दिसंबर 2021 द्वारा राजस्व उप निरीक्षक का पद दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हित नहीं है, तो इसलिए शायद दिव्यांगता वाले में नहीं आए हुए हैं। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष राजस्व उप निरीक्षक पद हेतु वेतनमान, पद का स्वरूप और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, उसे हम देखेंगे। कुल पद हैं 361, पद का स्वरूप है समूह ग, वेतनमान है 29,200 से 92,300 यानी लेवल 5 का है। शैक्षिक अर्हताएँ क्या रहेगी? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता, तो ग्रेजुएशन इसमें है, और वो ग्रेजुएशन 4 नवंबर या 4 नवंबर से पहले आपके पास निर्गत होके आ जाना चाहिए। अधिमानी अर्हता
प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, ये अधिमान्य है, उसमें वेटेज मिलेगा। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र वाले को भी फ़ायदा मिलेगा। फिजिकल की बात करें तो पुलिस अभ्यर्थियों को 60 मिनट यानी 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ है, जबकि महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ है। बाकी जो फिजिकल जो मानक रहेंगे वो नॉर्मल ही रहेंगे। जो अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई है, महिलाओं के लिए 152 है, और जो पर्वतीय है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने के फुलाव में 84 सेंटीमीटर, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, और पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर की इसमें भी छूट होगी, लेकिन फुलाव 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। आयु सीमा की अगर बात करें तो 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, और जो लोग पहले फॉर्म को भर चुके हैं, पिछली बार जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर वो 28 से ऊपर भी हो गए हैं तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से अब आते हैं लेखपाल की बारी। तो चंपावत में 1 पद है, और उसी तरीके से ये वर्टिकल रिजर्वेशन है और ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। देहरादून में 38 पद हैं, टोटल 38 पद है। इसी प्रकार से हरिद्वार में टोटल पद 51 है, और ये इनका हॉरिजेंटल है और ये इनका वर्टिकल पद है। नैनीताल में 26 पद हैं, उधम सिंह नगर में 56 पद हैं, और इसी प्रकार से इसके पद हैं टोटल 172। तो इसका भी देख लीजिएगा। पद स्वरूप समूह को अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त हैं। वेतनमान 29,292 300 लेवल 5 है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, तो सेम ही है। अधिमान्य अर्हता में भी सेम है। फिजिकल दक्षता में 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है, तो सेम है, पटवारी की तरफ ही है। लेकिन आयु सीमा में पटवारी में और इसमें थोड़ा अंतर हो जाएगा। आयु सीमा में इसकी 21 वर्ष से 35 वर्ष तक है, और बाकी चीज़ें भी इसमें सेम रहेगी। जिसने फॉर्म भरा हुआ है वो अभी भी फॉर्म भर सकता है। तो बाकी चीज़ें इसमें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले प्लीज़ पूरी विज्ञप्ति को आप आराम से ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद ध्यान से गहन अध्ययन जब आप इसका कर लोगे, आपकी समझ में सारी चीज़ें जब आ जाएगी, तब जाके आप कंप्यूटर पर बैठे और आराम से अपना फॉर्म फिलअप करें। तो दोस्तों, आपको गुड लक इस एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म भरने से और सिलेक्शन तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी और जानकारी आपको अगर अच्छी मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आती है तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा, तो इसलिए आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास वीडियोस पहुंचती रहें। तो इसी तरीके से इसमें ये भी सिलेबस भी डाला हुआ है, तो सिलेबस भी सेम है जैसे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का था। तो बाकी जितने भी परिशिष्ट इसमें हैं, आप सभी परिशिष्टों का अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड दोस्तों।